प्रतापपुर के एक छोटे से गांव में अर्जुन अपनी पत्नी बेटे शिवम और बेटी रानी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अर्जुन के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह सेठ गोपाल लाल के यहाँ मजदूरी करता था। उसकी पत्नी शालिनी एक बड़े जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे शिवम और बेटी रानी के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंडी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से प्रतापपुर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो शालिनी, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे जमने लग रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। ना जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है शालिनी, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्से करेगा। शिवम और रानी बेटा, तेरे पापा काम पर चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम दोनों घर का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना, और तुम दोनों प्यार से रहना। मैं जल्द ही आज आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं घर से कहीं नहीं बाहर जाऊंगा। हाँ मम्मा, मैं भी घर में ही रहूंगी। तुम जल्दी आ जाना। बेटा, मैं खाना बनाकर रख दी हूँ, तुम दोनों टाइम पर खाना खा लेना। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर शालिनी भी काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में शालिनी जमींदार के घर पहुंची। जमींदार, जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, अलाव के पास खड़ा हुआ अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी जमींदार की नजर शालिनी पर पड़ी और वह शालिनी के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे शालिनी, इतनी देर से आ रही हो? तुम्हें पता भी है कि इस ठंड में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। मालिक माफ कीजिए, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कोताही हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। जमींदार की यह सब बातें सुनकर शालिनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी। तभी वहाँ जमींदार की पत्नी ठकुराइन आ जाती है। क्यों डांट रहे हो उसे? इतनी ठंड में वह भी इंसान है, काम करने आई है, यही क्या कम है? आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है इसके ऊपर? तुम्हें नहीं समझ आता? यह लोग हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचे लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। शालिनी ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और अपने बेटे शिवम, रानी की सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में जमींदार के व्यवहार को लेकर आक्रोश पनपने लगा। इधर अर्जुन ठंड से कांपते हुए सेठ गोपाल लाल के घर पर मजदूरी कर रहा था। सेठ गोपाल लाल अपने खेतों का काम कराने के लिए अर्जुन और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे अर्जुन, काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्त खोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम से रहे हैं। लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा, आप चिंता ना करें मालिक। अर्जुन के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे शिवम और बेटी रानी शालिनी के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनका सहारा है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतने ठंडे मौसम में भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैंने काम छोड़ा तो सेठ मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? दिन धीरे धीरे ढलने लगा। अर्जुन ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन सेठ गोपाल लाल ने उसे और देर तक रोक लिया। आज का काम पूरा करके ही जाना समझा, नहीं तो कल से मत आना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी गई। जी मालिक, जैसा आप कहे। अर्जुन ने मन ही मन सेठ गोपाल लाल को कोस रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी मजबूरी ने उसे चुप करा कर रखा था। और इधर भी प्रतापपुर गांव में ठंड अपने चरम पर थी। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था,
क्योंकि सूखी लकड़ियों की कमी हो गई थी। गरीब परिवार तो और भी ज्यादा परेशान थे। वे 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। गांव का बुजुर्ग राम प्रसाद, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, यह ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। दादा, जल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो पैर भी जम जाते हैं और लकड़ियां काटने में पूरा दिन लग जाएगा। बेटा, डर से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। गांव के लोग रामप्रसाद की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सबने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ी लाएंगे, जबकि बाकी लोग अलाव जलाने के लिए मिट्टी और पत्थरों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। परतापुर की यह सर्दी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। अर्जुन के घर लौटने के बाद शालिनी ने उसे शिवम की तबीयत के बारे में बताया। अर्जुन ने शिवम को देखा तो उसकी खांसी और बुखार से लाल पड़ा चेहरा देखकर चिंता में डूब गया। पापा, आप फिक्र मत करो पापा, भैया ठीक हो जाएंगे। हाँ मेरी बच्ची शालिनी, ऐसा लगता है कि ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में अलाव जलाना जरूरी है, लेकिन लकड़ियां कहां से लाऊं? सेठ गोपाल लाल ने आज इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि जमींदार से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जमींदार और सेठ गोपाल लाल जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। फिर शालिनी ने रसोई में जाकर कुछ सूखी घास और टूटी लकड़ियां इकट्ठा की जो उसने बचा कर रखी थीं। सुनिए जी, मैंने कुछ लकड़ियां और घास बचा कर रखी थी। इनसे ज्यादा देर तक आग नहीं जल पाएगी, लेकिन शिवम को ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके शालिनी और अर्जुन ने अलाव जलाए, जिससे उनके घर थोड़े गर्म हो सके। शालिनी, क्या ठाकुर आइन ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? वो तो आमतौर पर दयालु दिखाई पड़ती हैं। अजी, उन्होंने रजाई दी थी जो शिवम को दी है, लेकिन जमींदार के गुस्से की वजह से मैं ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो मुझ पर चीखने लगे थे। हमारी जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है शालिनी। हम मेहनत करते हैं, पर लोग हमारी हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। न जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। शिवम अलाव के पास लेटा हुआ ठंड से कांपते हुए खांस रहा था। रानी अपने भाई शिवम को देख रही थी और शालिनी भी उसके पास बैठी रही और अर्जुन को बाहर जाकर और लकड़ियों का इंतजाम करने को कहा। सुनिए जी, कुछ भी करके जंगल से लकड़ियां लानी होंगी। अगर शिवम को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, शिवम की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है शालिनी, मैं कोशिश करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जंगल जाना ही पड़ेगा। तुम शिवम का ख्याल रखना। फिर अर्जुन आधी रात को लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। शालिनी की आंखें उसके पीछे तक लगी रहीं और उसका दिल दुआ कर रहा था कि अर्जुन सही सलामत लौट आए। शालिनी शिवम के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी। शिवम की तबीयत धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। शिवम, बेटा सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी लकड़ियां लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और यह ठंड तुझे परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ी हिम्मत रख बेटा। शिवम ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में दर्द और थकावट साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अभी आएंगे। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान सब ठीक करेंगे। शालिनी ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया था। शिवम की हालत बिगड़ती जा रही थी। शालिनी शिवम को अपनी गोद में कसकर लपेटे हुए उसे गर्म रखने की कोशिश कर रही थी। शिवम का शरीर ठंड से कांप रहा था
और उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। रानी, जो अपने भाई के पास ही बैठी थी, शिवम की हालत देखकर बेहद घबरा गई। उसने देखा कि उसका भाई पहले की तरह मुस्कुरा नहीं रहा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। रानी ने शिवम का हाथ पकड़कर हिलाया और बोली, भैया, तुम ऐसे क्यों सो रहे हो? उठो ना, देखो मैं यहाँ हूँ। तुमने कहा था कि हम कल खेलेंगे। भैया प्लीज उठो। मेरी बच्ची रानी, तू घबराना मत। तेरा भैया शिवम ठीक हो जाएगा। हमारे शिवम को कुछ नहीं होगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। शिवम ने हल्की सी कराह के साथ अपनी आंखें खोलीं और रानी की ओर देखा, लेकिन उसकी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। शालिनी उसे सीने से लगाकर गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी कड़ी थी कि शालिनी की अपनी सांसें भी कांप रही थीं। इस बीच शिवम की खांसी रुकने लगी। वह धीमे धीमे आंखें बंद करने लगा। शिवम, आंखें मत बंद करना। बेटा, तेरी माँ यहाँ है। देख, तूने खाना भी नहीं खाया। तेरे पापा आते ही आग जलाएंगे। लेकिन शिवम अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। तभी रानी रोने लगती है। शालिनी ने रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाई। वह आंसुओं में डूबते हुए बोली, रानी, भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा भाई जल्दी ठीक हो जाए। हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रानी ने तुरंत अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोली, भगवान जी, प्लीज मेरे भैया को ठीक कर दो। मैं अपना खिलौना भी आपको दे दूंगी। मुझे बस मेरा भैया चाहिए। शालिनी उसे बार बार पुकार रही थी, लेकिन वह अब ठंड की चपेट में आ चुका था। शालिनी ने शिवम को जोर से सीने से लगा और चीख चीख कर रोने लगी। तभी रानी अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, मम्मा, आप क्यों रो रही हो? भैया को क्या हुआ है? माँ, भैया को क्या हुआ? वह क्यों नहीं बोल रहे? शालिनी ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, रानी, शिवम अब हमें छोड़कर चला गया है। भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। रानी यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने छोटे हाथों से अपने भाई को हिलाने की कोशिश की और रोते हुए बोली, भैया उठो ना, मैंने तुम्हारे लिए कल अपना लड्डू बचा कर रखा था। भैया प्लीज मत जाओ। यह देखकर शालिनी फुट फुट के रोने लगती है। उसकी चीखें पूरे प्रतापपुर के सन्नाटे को चीर रही थीं। थोड़ी देर बाद जैसे ही अर्जुन घर पर आया, वह देखा कि शालिनी और रानी दोनों बिलख बिलख कर रो रही हैं। फिर उसने शालिनी से पूछा, शालिनी, यह क्या हुआ और शिवम की आंखें क्यों बंद है? शिवम को क्या हुआ? अर्जुन, हमारा बेटा ठंड ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया। पापा, भैया हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम उसे बचा नहीं सके। दोनों पति पत्नी और उनकी बेटी रानी ठंड से हार गए थे। उनका बेटा, उनकी पूरी दुनिया अब नहीं रहा। उनके रोने की आवाज ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। यह ठंड प्रतापपुर के कई घरों को ऐसे ही दर्द दे रही थी, और यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की त्रासदी बा चुकी थी। रानी ने अपने माता पिता को रोते हुए देखा तो वह खुद को संभालते हुए उनके पास आई। उसने शालिनी का हाथ पकड़कर कहा, माँ, भैया को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप और पापा ऐसे रोगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? मुझे भैया की तरह मत छोड़ देना। मैं आप दोनों के बिना नहीं जी सकती। आप दोनों मेरे साथ रहो। रानी, हमें तुम्हारे लिए जीना होगा। शिवम हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी यादें और तुम्हारा मासूम चेहरा हमें जीने की वजह देंगे। हम अब कभी हार नहीं मानेंगे। शालिनी ने भी अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तू सही कहती है रानी, हमें तुम्हारे लिए हिम्मत रखनी होगी। शिवम हमारे दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन अब हमें तुम्हें खुश रखना है। उस रात शालिनी ने पहली बार अपने बेटे की यादों को दिल में बसाकर रानी के लिए खाना बनाया। अर्जुन ने भी अगले दिन से काम पर लौटने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनकी बेटी अब उनकी पूरी दुनिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अर्जुन ने ठंड से लड़ने के लिए हिम्मत जुटाई। उसने गांव वालों के साथ जंगल से लकड़ियां लाने की योजना में हिस्सा लिया। शालिनी ने भी काम पर लौटने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों से मदद ली और दूसरों की मदद करनी भी शुरू की। धीरे धीरे उनका घर फिर से गर्म होने लगा। रानी ने अपने माता पिता को सहारा दिया। वह रोज उन्हें कहानियां सुनाती और पढ़ाई में भी मदद करती। उसकी मासूमियत और जिद ने अर्जुन और शालिनी को फिर से जीने की वजह दी। शिवम की मौत और अर्जुन शालिनी के संघर्ष ने पूरे गांव को बदल दिया।
गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई कि ठंड से लड़ने के लिए हर परिवार को साथ मिलकर काम करना होगा। अब गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस परिवार की कहानी सुनाते और कहते, ठंड से लड़ने के लिए हमें साथ रहना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और भी परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस हादसे ने गांव वालों को झोर कर रख दिया। अब सभी ने ठंड से बचने के लिए एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी।